Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video we will discuss MCQs from 371 to 380. 371 MCQs में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज करेक्ट अबाउट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को जानने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें तीन तरह के हमारे पास स्केल होते हैं। नंबर वन, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहता है कि अगर हम ऑल इनपुट को यूज करें तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इनपुट कम होने की वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम आती है और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ही हमारी इकोनॉमी ऑफ स्केल है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है जी। फिर सेकंड नंबर पर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ये कहता है कि अगर हम सारे के सारे इनपुट को लगा दें तो तकरीबन आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि आउटपुट सेम रहता है, आउटपुट कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर हम इनपुट इंक्रीज करते भी जाएंगे तो आउटपुट इंक्रीज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वो भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और ये कांस्टेंट इकोनॉमी ऑफ स्केल चलता है। इसी तरह जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है वहाँ पे इनपुट ज़्यादा लग रहा होता है, आउटपुट कम, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज, और वो हमारा डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल बनता है। क्योंकि मुझे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल चाहिए तो हम इनपुट को इंक्रीज करते भी रहें तो हमारा आउटपुट जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो अब इसको सामने रखते हुए एमसीक्यूज पढ़ते हैं। इफ मोर लेबर इज एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर हम ज्यादा लेबर लगा दें मशीनों पर, मार्जिनल आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, तो अभी मार्जिनल आउटपुट, एडिशनल आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से यही वाली ऑप्शन ही हमारी करेक्ट है। ठीक है, अब बाकी देख लेते हैं। वैसे इफ लेबर एंड कैपिटल डबल, आउटपुट डबल, आउटपुट यहाँ से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रिटर्न में आउटपुट चेंज नहीं होता। चार्ली में इफ लेबर एंड कैपिटल कैपिटल रेशियो डबल, अगर हम लेबर टू कैपिटल रेशियो डबल करेंगे तो आउटपुट डबल हो रहा है, आउटपुट अगेन चेंज हो रहा है, तो ये कंसीडर नहीं होगा। डेल्टा में लेबर एंड कैपिटल डबल, आउटपुट रिमेन हाफ, अब आउटपुट अगेन चेंज हो रहा है, कम की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं होगा। 72 देखते हैं। 370 एमसीक्यूज में विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में शामिल नहीं होता। तो नंबर वन इज मार्केट ऑपरेशन। असल में ये मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो हमें पता है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है उसके टूल में ओपन मार्केट ऑपरेशन इंक्लूड होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के टूल का हिस्सा है। तो याद रखिएगा उसने कहा है कि नॉट इंक्लूडेड, कौन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होता है। ठीक है जी, ये होता है। तो मुझे नॉट चाहिए, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट भी मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होता है, तो नॉट चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्सचेंज रेट भी सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ये भी टूल होता है। ठीक है, तो मुझे नॉट चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिस्काउंट रेट भी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो चार गिवन ऑप्शन है सारी के सारी गलत हैं। ठीक है, अगर इसको चेक करना है ज़रा चेक भी कर लेते हैं ज़रा। चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं, बैंक क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी के, और यहाँ पर देखते हैं इसको मॉनेटरी पॉलिसी में। ये आ गया जी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अगर हमें टाइप्स नहीं चाहिए, हमें तो टूल्स चाहिए। ये आ गया
इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कंट्रोल्स आगे। नंबर 1 ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल्स है, ये हमने मार्क कर लिया था। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास टूल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये भी ऑप्शन में था, तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक का टूल है। और उसके बाद डिस्काउंट रेट, तो ये भी टूल है। और अगेन एक्सचेंज रेट, तो ये भी टूल है। इसका मतलब चारों के चारों ये जो गिवन ऑप्शन है सारी की सारी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं सेंट्रल बैंक की। तो फिलहाल तो इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से खुद करेक्ट ऑप्शन बना लेते हैं। तो जो मैं आपको फाइल सेंड करूँगा तो वो आपको चेंज वाली सेंड करूँगा जिसमें राइट ऑप्शन पड़ा होगा। तो हम यहाँ से ना डिस्काउंट रेट को यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल अगर डिस्काउंट रेट यहाँ पे ना लिखा होता और इसकी जगह लिखा होता, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं टैक्स कट। अब ये जो टैक्स कट है, टैक्स में जो कटिंग है, तो ये सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का अब ये नॉट इंक्लूडेड, टैक्स कट मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होता। तो अब ये डेल्टा मेरा राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। और टैक्स कट तो हमें पता है फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा होता है, ठीक है जी। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। खैर गिवन ऑप्शन में कोई भी नहीं था सही, तो दैट से सारे ऑप्शन ही रॉन्ग थे नॉट इंक्लूडेड के हिसाब से, ठीक है। तो हमने यहाँ से खुद ऑप्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है जी। 23 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बताएं इनमें से कौन सा मोनोपोलिस्टिक का फीचर है और हमें टू सिलेक्ट करना है। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट नहीं है, ये एग्जिट होगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट प्राइस, ये भी परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है, मोनोपोलिस्टिक का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, ये मोनोपोलिस्टिक का फीचर है। लार्ज सेलर, ये भी मोनोपोलिस्टिक का फीचर है। तो चार्ली और डेल्टा हमारा राइट ऑप्शन हो गया। चलिए 74 देखते हैं जनाब। 74 में एग्जामिनर कह रहा है कि रिजर्व रेशियो 10% है, लीकेजेस 8% है, इनिशियल 10 मिलियन हमने डिपॉजिट किया है, बताएं टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट होगा। तो इसका तरीका ये है, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, रिजर्व रेशियो गिवन है, लीकेजेस गिवन है, इनिशियल डिपॉजिट गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्रेडिट मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर चाहिए, यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो प्लस लीकेजेस, ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो रिजर्व रेशियो हमारे पास 10% है, दैट इज 0.1, एंड द लीकेज इज 8%, दैट इज 0.08, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय हम करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 5.555, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 10 मिलियन। तो ये जो हमारे पास क्रेडिट मल्टीप्लाई यानी कि जो मल्टी मल्टीप्लायर आया, हम इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5.555 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो टोटल क्रेडिट क्रिएट होगा 55.55। दिस इज माय आंसर 55.55। तो बीटा इज माय राइट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। अच्छा जी 375 देखते हैं। डैश इज द रेट ऑफ रेट सेट एट फिक्स पैरिटी, फिक्स पैरिटी मीन फिक्स एक्सचेंज रेट, पैरिटी को एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है जी। तो फिक्स एक्सचेंज रेट कहता है डैश इज द रेट सेट एट फिक्स एक्सचेंज रेट अगेंस्ट वन और मोर फॉरेन करेंसी। कहता है अगर हम एक एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दें तो उस फिक्स किए हुए एक्सचेंज रेट को क्या कहते हैं। तो उस फिक्स किए हुए एक्सचेंज रेट को फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं, क्योंकि हमने एक पैरिटी फिक्स कर दी है। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तो हमें पता है डिमांड फॉर रुपी और सप्लाई फॉर रुपी के अकॉर्डिंग चलता है एक्सचेंज मार्केट में। 376 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड इन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, बताएं इनमें से कौन सी चीज इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में परमिटेड नहीं है। तो नॉट परमिटेड के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अच्छा जी, किस चीज की इस्लामी इजाजत नहीं है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में किस चीज की इजाजत नहीं है। स्पेशल डिपॉजिट विद बैंक इन द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में हमारे पास अपना ही पैसा होता है, तो अपना पैसा इस्तेमाल इस्लाम के ताकि इसमें इंटरेस्ट ना हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये परमिटेड होता है, ठीक है। तो मुझे नॉट परमिटेड ढूंढना है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। एसेट बैक इन्वेस्टमेंट, इस्लाम का एसेट बैक इन्वेस्टमेंट जो परमिटेड होती है, मुझे नॉन परमिटेड देखना है, तो ये भी गलत हो गया।
इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिशनल मार्केट फंड और डेल्टा लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट इन एसेट। अगर एसेट में लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट है, हलाल इन्वेस्टमेंट है, लीगल इन्वेस्टमेंट है, तो इस्लाम कहता है इसकी भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिशनल मार्केट फंड, ये जो ट्रेडिशनल मार्केट फंड है यानी कि ये हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, और हमें पता है फाइनेंशियल मार्केट में सारे के सारे बैंक्स बैठे होते हैं, सारी की सारी लीजिंग और इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा इंटरेस्ट के ऊपर फैक्टर चल रहा होता है। तो दैट्स वाई इस्लाम कहता है ट्रेडिशनल मार्केट फंड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इंटरेस्ट शामिल होता है। 377 देखते हैं। परसिस्टेंट एंड डीप रिसेशन कॉजेस डिफ्लेशन और डिप्रेशन। अगर मुसलसल रिसेशन चलता जा रहा है तो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, और डिप्रेशन जो है वो उसको वहां पर डिफ्लेशन भी ऑब्वियस बातें होती है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि डिप्रेशन लोवेस्ट फेज होता है इकोनॉमी का, और डिफ्लेशन भी लोवेस्ट फेज होता है हमारी इकोनॉमी का, और फुल एम्प्लॉयमेंट से बहुत दूर होते हैं। 378 देखते हैं जनाब। 78 में कहता है प्राइस सीलिंग इज द प्राइस विच इज सेट बाय गवर्नमेंट। कहता है प्राइस सीलिंग वो प्राइस है जो गवर्नमेंट सेट करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस सीलिंग होती कौन सी है। तो याद रखिएगा, ये जो प्राइस सीलिंग होती है, इस प्राइस सीलिंग को प्यार से मैक्सिमम प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम प्राइस। और अगर हम इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो बिल्कुल डायग्राम से बात हो सकती है हमारी, ठीक है। दिस इज द सप्लाई, दिस इज द डिमांड। अब मुझे क्या चाहिए? प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग हमें पता है, दिस इज माय इक्विलिब्रियम, और प्राइस सीलिंग बिलो इक्विलिब्रियम होता है। तो बिलो इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा प्राइस सीलिंग, ठीक है ना। तो क्योंकि डिमांड कर्व के ऊपर खत्म हो रही है, तो दैट्स वाई जो मैक्सिमम प्राइस होती है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो प्राइस सीलिंग इज ए प्राइस व्हिच इज सेट बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, ठीक है। ये मैंने बच्चों को शॉर्टकट बताया हुआ बस, ठीक है, क्योंकि जो प्राइस, दिस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग, ये मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है जी। और बाकी तो जो मेन कॉन्सेप्ट है फिर तो डिटेल में इसकी डिस्कशन करनी पड़ती है, तो खैर उसका टाइम नहीं, इसलिए मैं शॉर्टकट यहाँ पे एग्जाम में करना है कैसे वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने फुल जानना है तो फुल जानने के फिर अलग से इसके ऊपर हमें वीडियो बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, क्योंकि ये जो मैक्सिमम प्राइस है ये बिलो इक्विलिब्रियम होती है और ये डिमांड पर खत्म हो रही है, तो दैट्स वाई मैक्सिमम प्राइस डिमांड पर खत्म होने का मतलब ये कंज्यूमर के लिए सेट की जाती है। और अगर यही प्राइस जो है अबव इक्विलिब्रियम हो जाए तो इस अबव इक्विलिब्रियम को मिनिमम प्राइस कहते हैं। क्योंकि ये प्राइस कर्व सप्लाई पर खत्म हो रही है तो दैट्स वाई कह सकते हैं मिनिमम प्राइस प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी जाती है, ठीक है। 79 देखते हैं जनाब, और लास्ट हमारा एटीएमसी को आज के दिन का। 79 में कह रहा है इफ बैंक परचेज एन एसेट फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड सेल टू द कंपनी ऑन अ डेफर्ड बेसिस द ट्रांजैक्शन इज नोन एज। अगर एक बैंक एक एसेट परचेज करता है और थर्ड पार्टी को बेच देता है डेफर्ड पेमेंट पर, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम मुराबाहा कहते हैं, ठीक है। हमें पता मुशारका में दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो मुशारका में दोनों घर से पैसे लेकर आते हैं, दोनों बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर होता है मुदारबा। जो मुदारबा होता है उसमें एक पर्सन घर से पैसे लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, और दूसरा क्या करेगा? बिजनेस को मैनेज करेगा, ठीक है। जबकि मुराबा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है और इजारा एक लीजिंग एग्रीमेंट होता है। 380 देखते हैं। 380 में द सम ऑफ ऑल शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट सबको सम कर लें एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, उनको क्या कहते हैं? तो इसके लिए हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं हम जरा। अच्छा जी, तो अच्छा जी, डायग्राम में दिस इज माय लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये मेरे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बन गई, और यहाँ पे मुझे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनानी है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर बनानी है। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गई, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट आ गया, और दूसरा भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वन,
और एक तीसरी फॉर्म भी बना लेते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये 1 है, ये 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंट, तो अगर सारी की सारी शॉर्ट रन वाली एवरेज कॉस्ट की फॉर्म को सम करूं, इन सबको फॉर्म करूं, सबको सम करूं, तो देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल आ रही है। देखो लॉन्ग रन सबको सम करें तो क्या बन रहा है, ये देखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बन रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सम ऑफ ऑल short run average total cost at point of tangency is called long run average cost. This is the long run average cost. तो long run average cost, तो our answer is beta, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से देखिएगा, तैयारी कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इससे ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और बात आपसे करता चलो, अगर आपने रिवीजन करनी हो या किसी को ये प्लान देना हो कि एग्ज़ाम के लिए अगर हम शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम पर रिवीजन करना चाहते हैं और कंसेप्ट भी हमारे इंप्रूव हो जाए और पेपर भी हमारा पास हो जाए, तो जितने भी मेरे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और इंशाल्लाह ताला हम 450 तक इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं, तो सबको ये रिकमेंड कर दीजिएगा कि एग्ज़ाम से पहले लाजमी देख कर जाएँ। एक तो आपके कंसेप्ट बहुत इंप्रूव होंगे, आई कैप में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपको ये सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन को रीड कैसे करना, ऑप्शन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये सीखने मिलेगा, यानी कि आपको पेपर पास करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो खुद भी से सीखिएगा और दोस्तों की भी मदद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।